जब हम क्राइम वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चोरी, डकैती या कोई फिजिकल हमला? हाँ बिल्कुल, ये सब ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सोसाइटी में बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। राइट। मतलब किसी का वॉलेट चोरी हो गया तो मिसिंग वॉलेट अपने आप में एक सॉलिड प्रूफ है। एग्जैक्टली। या किसी का हाथ टूट गया तो एक्सरे में एक वाइट लाइन दिख जाती है। हाँ, और सोसाइटी को ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है जो एकदम बाइनरी हो, मतलब ब्रोकन या नॉट ब्रोकन, स्टोलन या नॉट स्टोलन, एकदम क्लीन और सिंपल। लेकिन क्रिमिनल लॉ की दुनिया हमेशा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। जब हम प्रॉपर्टी क्राइम्स के थोड़े डीपर, थोड़े मर्की वाटर्स में जाते हैं ना, तो अचानक से वो क्लियर एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। राइट, क्योंकि वहाँ एक्शन और इंटेंशन आपस में इस तरह उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हम इंडियन पीनल कोड यानी पुराने आईपीसी से नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में हुए एक बहुत ही स्पेसिफिक और फैसिनेटिंग लीगल शिफ्ट को एनालाइज करेंगे। पर एक बात क्लियर कर दें, हम यहाँ चोरी या डकैती पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी सोर्सेज आज हमें दो ऐसी टर्म्स की तरफ ले जा रही हैं जो आम बोलचाल में बहुत सिंपल लगती हैं, पर लीगली वो माइंड बेंडिंगली कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसे हिंदी में शरारत या नुकसान और आपराधिक अतिचार कहते हैं। राइट। सोचिए क्या हो अगर कोई आकर किसी और का सामान चुराए नहीं, बस उसे तोड़ दे। या कोई किसी के प्राइवेट घर में चोरी करने के इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ डराने के इरादे से घुस आए। यही तो इस डीप डाइव में हम यही समझेंगे कि नया बीएनएस इन क्राइम्स को कैसे डिफाइन करता है और आईपीसी के कंपैरिजन में पनिशमेंट्स को कितना स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है। बिल्कुल। इसे हम एक टेक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक पर्सनल कंप्यूटर है, कोई हैकर उस कंप्यूटर में घुसता है और वहां से इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी करके अपने पास रख लेता है। तो ये तो क्लियर कट चोरी हो गई, थेफ्ट। राइट। लेकिन क्या हो अगर वो हैकर डेटा चुराए नहीं, बल्कि उस डेटा को पूरी तरह करप्ट कर दे? ओह, मतलब डेटा वही है पर अब किसी काम का नहीं रहा। एग्जैक्टली। लॉ की नजर में ये मिसचीफ है। और दूसरा सिनेरियो लीजिए, हैकर ने ना तो डेटा चुराया ना करप्ट किया, उसने बस बिना पासवर्ड के सिस्टम में लॉगिन किया और वहां डिजिटल स्पेस घेर कर बैठ गया, सिर्फ उस कंप्यूटर के ओनर को अनॉय और हरास करने के लिए। हाँ, तो ये ट्रेसपास है। दोनों ही केसेस में चोरी नहीं हुई, पर डैमेज और वायलेशन उतना ही रियल है। तो चलिए सबसे पहले इस मिसचीफ कॉन्सेप्ट को ही डिटेल में अनपैक करते हैं। बिल्कुल। आम बोलचाल में मिसचीफ का मतलब होता है कोई हल्की फुल्की शरारत, जैसे किसी बच्चे ने पड़ोसी की डोरबेल बजाई और भाग गया। हाँ, बचपन की शरारत। राइट। पर हमारी लीगल सोर्सेज बताती हैं कि बीएनएस के सेक्शन 324, जो पहले आईपीसी का सेक्शन 425 हुआ करता था, उसके तहत ये एक एक्सेप्शनली सीरियस क्राइम है। और इसका जो कोर इंग्रेडिएंट है ना, मतलब इसकी फाउंडेशन, वो है रॉन्गफुल लॉस या गलत नुकसान पहुंचाने का डेलिबरेट इंटेंट। इंटेंट यानी इरादा यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है कि एक एक्ट अपने आप में क्राइम नहीं होता जब तक दिमाग भी गिल्टी ना हो। राइट। तो मिसचीफ तब होता है जब कोई इंसान जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या उसमें ऐसी चेंजिंग लाता है जिससे उसकी वैल्यू या यूटिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यहाँ ऑफेंडर का मोटिव उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखकर अमीर बनना नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उसका मोटिव प्योरली किसी और को नुकसान पहुंचाना होता है। हमारी सोर्सेज में कुछ ऐसे क्लासिक लीगल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देते हैं। हाँ, वो बर्फ के गोदाम वाला एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी का एक आइस हाउस है जहां बहुत सारी कमर्शियल बर्फ स्टोर की गई है। अब एक राइवल बिजनेस ओनर वहां आता है और जानबूझकर उस बर्फ पर पानी डाल देता है, और पानी पड़ने से सारी बर्फ पिघल जाती है। राइट। या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, कोई किसी की बहुत कीमती डायमंड रिंग लेता है और उसे सीधा एक गहरी नदी में फेंक देता है। इन दोनों ही सिचुएशंस को ध्यान से देखें तो क्या इनमें चोरी हुई? नहीं हुई। ऑफेंडर अपने घर कुछ भी फिजिकल आइटम लेकर नहीं गया। लेकिन लॉ कहता है कि यहाँ प्रॉपर्टी की यूटिलिटी और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। हाँ, जब अंगूठी नदी में फेंकी गई तो टेक्निकली अंगूठी फिजिकली शायद अभी भी एग्जिस्ट करती है नदी के बेस पर, वो गायब नहीं हुई है। पर ओनर के लिए उसकी यूटिलिटी जीरो हो गई है। हाँ। लॉ सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, लॉ उस चीज की ह्यूमन वैल्यू
और उसके ओनर की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। और यही मिसचीफ का असली एसेंस है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और थोड़ा ट्रिकी सवाल दिमाग में आता है। क्या कोई इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान करके क्रिमिनल कहला सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। अगर किसी का खुद का एक्सपेंसिव फोन है और वो गुस्से में आकर अपना फोन दीवार पे मारकर तोड़ दे, तो क्या वो मिसचीफ कमिट कर रहा है? आमतौर पे इसका आंसर है नो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसका कोई और हिस्सेदार नहीं है, तो लॉ आपसे कुछ नहीं कहेगा। राइट। लेकिन अगर उस अकेले के एक्शन से किसी और को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तब ये क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। और इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमारी सोर्सेज एक लैंडमार्क केस लॉ का हवाला देती हैं, गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, ये केस क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। इस केस में 2 फार्मर्स थे जिनकी जॉइंट ओनरशिप में एक खेत जोतने वाला हल यानी प्लाव था। दोनों के पास उसके इक्वल राइट्स थे। राइट। एक दिन किसी आपसी झगड़े के बाद एक को ओनर ने गुस्से में आकर उस हल को पूरी तरह तोड़ दिया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो उसने डिफेंस लिया, कह रही ये हल मेरा भी तो है, मैं अपनी प्रॉपर्टी तोड़ रहा हूं, इसमें क्राइम कैसा? और कोर्ट ने इस डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया और उसे मिसचीफ के लिए गिल्टी ठहराया। क्यों? क्योंकि कोर्ट का मानना था कि भले ही उसके पास हाफ ओनरशिप थी, पर उस हल को तोड़ने से दूसरे को ओनर की हाफ ओनरशिप और उसकी एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड को डायरेक्ट रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो ये केस एक बहुत बड़ा लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है कि ओनरशिप का पेपर होना आपको मिसचीफ के चार्ज से फुली इम्यून नहीं करता, अगर उस स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन से किसी इनोसेंट पार्टनर का नुकसान हो रहा हो। एग्जैक्टली। अब यहां से बीएनएस और आईपीसी के बीच का वो शिफ्टिंग ग्राउंड नजर आता है, जो इस डीप डाइव का मेन हाईलाइट है। पुराने आईपीसी में मिसचीफ की सजा काफी जनरल हुआ करती थी। नुकसान चाहे छोटा हो या थोड़ा बड़ा, सजा का ब्रैकेट एक जैसा सा लगता था। अब बीएनएस के सेक्शन 324 ने इसको एक प्रॉपर मॉडर्न स्ट्रक्चर दे दिया है। इसे हम ग्रेडेड पेनाल्टीज कहते हैं। मतलब अब लॉ नुकसान को एक स्केल पर मेजर करता है। और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट है। बीएनएस ने पेनल्टीज को टियर्स में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल किसी इकोनॉमिक लैडर की तरह। राइट। जैसे अगर नुकसान 20,000 रुपए से कम का है, तो लॉ थोड़ा लीनियंट अप्रोच रखता है। सजा सिर्फ फाइन या थोड़ी छोटी जेल टर्म हो सकती है। पर अगर नुकसान का ब्रैकेट 20,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए के बीच चला जाता है, तो सजा सीधे 2 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर डैमेज 1 लाख रुपए की बाउंड्री क्रॉस कर जाए, तो ये एक हाईली सीरियस ऑफेंस बन जाता है, जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये ग्रेडेड सिस्टम एंश्योर करता है कि पनिशमेंट एग्जैक्टली क्राइम की सिवियरिटी के प्रोपोर्शनल हो। बिल्कुल। और इसी मिसचीफ की कैटेगरी में एक और एंगल है जिसे लॉ बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है, वो है पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स का नुकसान। हाँ, हमारे नोट्स में रफीक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है। राइट। इस केस में कोर्ट ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर एक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट स्टांस लिया था। इसके पीछे की फिलॉसफी समझना जरूरी है। अगर किसी प्राइवेट इंसान की कार तोड़ी जाती है, तो वो एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल लॉस है। पर अगर कोई पब्लिक स्टैच्यू, पार्क या गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता है, तो वो सोसाइटी के कलेक्टिव रिसोर्सेज और टैक्स पेयर के पैसे पर डायरेक्ट अटैक है। बिल्कुल सही कहा आपने। पब्लिक मॉन्यूमेंट किसी एक का नहीं, पूरे स्टेट की मेमोरी और हेरिटेज का हिस्सा होता है। इसलिए बीएनएस ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा हार्श पनिशमेंट्स रिजर्व रखता है। तो ये तो हुई प्रॉपर्टी को फिजिकली डैमेज करने, तोड़ने फोड़ने की बात। मिसचीफ इज फिजिकली डिस्ट्रक्टिव। राइट। पर अब उस सिचुएशन पर चलते हैं जहां प्रॉपर्टी का एक कतरा भी फिजिकली डैमेज नहीं हो रहा, पर फिर भी एक बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है। हाँ, इस स्पेस में लॉ ट्रेसपास या अतिचार की बात करता है। यह वायलेशन फिजिकल नहीं, बल्कि स्पेशल और साइकोलॉजिकल है। ट्रेसपास को लेकर सोसाइटी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि लोग हर तरह के अनऑथराइज्ड एंट्री को क्राइम मान लेते हैं, जो कि सच नहीं है। लॉ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सिविल ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास के बीच एक बहुत ही बारीक पर मजबूत दीवार है, जिसे बीएनएस का सेक्शन 329 बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। एक एग्जाम्पल से सिविल और क्रिमिनल डिवाइड को समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि कोई शख्स गांव में घूम रहा है और चलते चलते बिना किसी नोटिस के किसी के प्राइवेट आम के बगीचे में घुस जाता है। वहां कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, उसने कुछ चुराया नहीं, किसी को डराया नहीं, बस वो उस जमीन पर खड़ा है। तो क्या ये क्राइम है? नहीं, ये स्ट्रिक्टली एक सिविल ट्रेसपास है। राइट। लॉ की भाषा में इसे टॉर्ट यानी सिविल रॉन्ग कहा जाता है। एग्जैक्टली।
यहाँ कोई मेंस रिया यानी क्रिमिनल माइंड नहीं था। जमीन का मालिक उस इंसान को वहां से बाहर निकाल सकता है या फिर सिविल कोर्ट में जाकर कॉम्पेंसेशन मांग सकता है, पर पुलिस उसे जेल नहीं भेज सकती। लेकिन ये इनोसेंट मिस्टेक क्रिमिनल ट्रेसपास में कब कन्वर्ट होती है? ये तब होता है जब उस एंट्री के पीछे इंटेंशन बदल जाता है। राइट। बीएनएस 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास तब कॉन्स्टिट्यूट होता है जब एंट्री करने वाले का इरादा किसी के पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में घुसकर वहां कोई और ऑफेंस करना हो, या फिर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस प्रॉपर्टी में रहने वाले इंसान को डराना यानी इंटिमिडेट करना, उसकी इंसल्ट करना या उसे परेशान करना हो। इस इंटेंट को समझने के लिए एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने कलीग को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया। तो इस हिसाब से उस कलीग की एंट्री घर में टोटली लॉफुल और लीगल है। उसे स्पेसिफिकली इनवाइट किया गया था, बिल्कुल। पर पार्टी खत्म होने के बाद रात के 12 बज गए और अब वो इंसान वहां से जाने से साफ मना कर रहा है। वो सोफे पर बैठकर गालियां दे रहा है और ओनर को डराने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर लगेगा कि एंट्री तो लॉफुल थी, तो क्राइम कैसा? पर लीगल फ्रेमवर्क इसे क्रिमिनल ट्रेसपास का एब्सोल्यूट टेक्स्टबुक एग्जाम्पल मानता है। हाँ, बीएनएस का ड्राफ्ट क्लियर करता है कि अगर कोई लॉफुल तरीके से एंटर करता है पर अनलॉफुल तरीके से वहां जमा रहता है, राइट। मतलब कंटिन्यूअसली अपनी प्रेजेंस से वहां के रेजिडेंट्स को इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करता है, तो उसने सिविल लाइन क्रॉस करके क्रिमिनल टेरिटरी में कदम रख दिया है। और इस डिस्कशन का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा अब आता है। जब हम ट्रेसपास की लीगल कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बार बार हाईलाइट होता है जो आम इंसान की समझ से बिल्कुल उल्टा है। वो कौन सा? कि ट्रेसपास में ओनरशिप यानी मालिकाना हक उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर कॉन्सेप्ट पोजेशन यानी कब्जे का होता है। ओ बिल्कुल। इस डिफरेंस को ठीक से फील करने के लिए एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का क्लासिकल सिनेरियो सोचिए। हाँ, एक लैंडलॉर्ड ने अपना घर एक टेनेंट को रेंट पर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में सारे गवर्नमेंट पेपर्स में लैंडलॉर्ड का ही नाम लिखा है। ही इज द अल्टीमेट ओनर। राइट। लेकिन उस घर में अभी लॉफुल तरीके से टेनेंट रह रहा है। हाँ। अब सोचिए कि एक रात लैंडलॉर्ड का टेनेंट से किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है। लैंडलॉर्ड बिना किसी नोटिस के, बिना किसी परमिशन के अपनी मास्टर की का यूज करता है और रात के 2 बजे घर का ताला खोलकर अंदर घुस जाता है, प्योरली उस टेनेंट को डराने और वहां से भगाने के इरादे से। सुनकर कैसा लगता है? कोई आम इंसान सोचेगा भाई घर उसका है, चाबी उसकी है, टैक्स वो भरता है, वो अपने ही घर में ट्रेसपैसर कैसे हो सकता है? पर लीगल रियलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली। ऐसे केस में टेनेंट उस लैंडलॉर्ड के खिलाफ उसी की प्रॉपर्टी में क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर दर्ज करवा सकता है। वाओ! क्योंकि लॉ पेपर पर लिखी ओनरशिप से ज्यादा उस घर की शांति और सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करता है। उस पर्टिकुलर वक्त पर लॉफुल पोजेशन और पीसफुल लिविंग का राइट उस टेनेंट का था। राइट। अगर लैंडलॉर्ड का इरादा उस लीगल बाउंड्री को तोड़कर डराना या परेशान करना था, तो वो सिर्फ टेनेंट के खिलाफ नहीं बल्कि स्टेट की मेंटेनिंग पीस के खिलाफ क्राइम कर रहा है। बिल्कुल। ये लॉ का तरीका है बताने का कि एक इंसान का राइट टू पीसफुल एग्जिस्टेंस एक ओनरशिप प्रूव करने वाले पेपर से लीगली सुपीरियर है। और यहाँ से हम इस लीगल मैट्रिक्स के सबसे इंटेंस और डार्क लेवल पर पहुंचते हैं। हाँ, हाउस ब्रेकिंग। खुली जमीन, खेत या ऑफिस लॉबी में ट्रेसपास करना लॉ की नजर में गलत है, पर किसी के लिविंग स्पेस, किसी इंसान के घर या रहने की जगह पर अटैक करना एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की सिवियरिटी होल्ड करता है। और इस एग्रेवेटेड फॉर्म को हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। बीएनएस इस स्पेस को लेकर इनक्रेडिबली स्पेसिफिक है। हाउस ट्रेसपास तब माना जाता है जब कोई शख्स किसी बिल्डिंग, टेंट या किसी वेसल जैसे हाउस बोट उसमें ट्रेसपास करता है जो स्पेसिफिकली इंसानों के रहने के लिए यूज होता हो, या जहां कोई हाईली वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सेफली गार्ड करके रखी गई हो। ये नॉर्मल ट्रेसपास से ज्यादा संगीन है क्योंकि ये एक सैंक्चुरी का वायोलेशन है। और इसमें एक आगे की टर्म आती है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग का मतलब होता है छुपना या गात लगाना। हाँ, ये तब होता है जब अफेंडर्स डेलिबरेटली अपनी मौजूदगी को घरवालों से छुपाने की कोशिश करता है। सोचिए, कोई शख्स इलीगली घर में घुसा और फिर पर्दे के पीछे या बेड के नीचे छुप गया ताकि घर का ओनर उसे ना देख पाए। लॉ इस स्नीकिंग बिहेवियर को इंटेंट टू हार्म के रूप में देखता है। बिल्कुल। पर इन सबसे ऊपर आता है हाउस ब्रेकिंग,
जिसे बीएनएस के सेक्शन 330 और पुराने आईपीसी के सेक्शन 445 में डीपली डिटेल किया गया है। हाउस ब्रेकिंग का मतलब सिर्फ किसी के घर में खुलेआम चलकर आना नहीं है। नहीं, हाउस ब्रेकिंग का लीगल एसेंस है एक एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी लाइन को डिफीट करना, एक ऐसी बाउंड्री जिसे इंसान ने खुद को सेफ रखने के लिए बनाया था, उसे तोड़ना। पुराने लीगल टेक्स्ट पढ़ते वक्त ये किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। सच में, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिकली हाउस ब्रेकिंग के एस्केलेट होने के 6 तरीके डिफाइन किए हैं। 6 तरीके? हाँ, जो दिखाते हैं कि क्रिमिनल एक घर की सिक्योरिटी को कैसे बाईपास कर सकता है। इसे बस लिस्ट करने की जगह एक स्टोरी की तरह देखते हैं। राइट, बताइए। सोचिए, एक ऑफेंडर किसी घर के बाहर खड़ा है। अगर वो आगे बढ़ता है और किसी ओपन दरवाजे से बिना तोड़े फोड़े अंदर चला जाता है तो उसने कोई लाइन ब्रेक नहीं की, यह सिंपली ट्रेसपास है। ठीक है। लेकिन अगर वो ऑफेंडर एक नया रास्ता बनाता है, जैसे किसी कच्ची दीवार में छेद कर देना या लॉक को दीवार से ही उखाड़ लेना, तो उसने फिजिकली सिक्योरिटी तोड़ दी है। ये पहला लेवल है। हाँ, अब मान लीजिए वो दीवार नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि आवाज होगी, तो वो एक ऐसे रास्ते की तरफ देखता जो इंसानों के आने जाने के लिए बना ही नहीं था। जैसे छत से आने वाला पानी का पाइप। एग्जैक्टली। या कोई वेंटिलेटर या एक ऊंची दीवार जिसे फांदकर वो अंदर कूद जाता है। यहां उसने फिजिकल फोर्स तो कम यूज की, पर सिक्योरिटी को आउटस्मार्ट किया। यस। राइट। अगर वो उन रास्तों से भी नहीं जाता और एक बंद दरवाजे को फोर्स से धक्का देकर या कुंडी को फोर्सफुली पुश करके खोलता है, तो ये ब्रूट फोर्स का इंडिकेटर है। और फिर वो तरीका आता है जो प्योर स्टेल्थ का है। ताला तोड़ने की जगह लॉक पिक टूल या किसी पतले वायर का यूज करके शांति से दरवाजा खोल लेना। बिल्कुल। यहाँ कुछ फिजिकल ब्रेक नहीं हुआ, पर प्रोटेक्शन मेजर डिफीट हो गया। एक और एस्केलेशन होता है जब बात वायलेंटली आगे बढ़ती है। ऑफेंडर गार्ड को डराता है, असॉल्ट करता है या घर के किसी मेंबर को पकड़कर क्रिमिनल फोर्स के थ्रू दरवाजा खुलवाता। और इंटरेस्टिंगली एक लूपहोल भी लॉ ने कवर किया है। क्या हो अगर ऑफेंडर को मालिक की खोई हुई चाबी रास्ते में मिल जाए, वो आता है, स्मूथली उसी ओरिजिनल चाबी से लॉक खोलता है और अंदर चला जाता है। उसने ना तो वायलेंस यूज की ना लॉक तोड़ा। लेकिन लॉ की आंखों में उसने उस चाबी का अनलॉफुल यूज करके सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्लीटली वायलेट किया है। ओह, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग है। बिल्कुल। इन सभी सिनेरियोज में कॉमन फिलॉसफी है। इंट्रूडर ने उस बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट की है जो ओनर ने अपनी सेफ्टी के लिए सेट की थी। पर इसमें भी लॉ ने एक अल्टीमेट लेवल सेट किया है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पेनल्टी सबसे एक्सट्रीम होती है, और वो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच अंधेरे में किया गया इंट्रूजन। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में रात के अंधेरे को हमेशा वल्नरेबिलिटी से जोड़ा गया है। रात के वक्त लोग सो रहे होते हैं, दिमाग आराम कर रहा होता है। ऐसे वक्त पर अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर आता है तो कंफ्यूजन, पैनिक, फियर और एक्सट्रीम वायलेंस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अंधेरे में की गई हाउस ब्रेकिंग को सोसाइटी के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में सबसे सिवियर माना जाता है और उसकी सजा लॉ में मैक्सिमम रखी गई है। तो आज हमने एक बहुत बड़ा लीगल लैंडस्केप कवर किया है। बिल्कुल किया है। अगर हम इन सारी लीगल स्ट्रीम्स को एक जगह इकट्ठा करें तो ये साफ दिखता है कि आईपीसी से बीएनएस की तरफ आने की ये लीगल जर्नी सिर्फ सेक्शन नंबर्स को शफल करने के बारे में नहीं है। राइट, ऐसा नहीं है कि ड्राफ्टर्स ने सिंपली 425 को उठाकर 324 कर दिया या 441 का लेबल बदलकर 329 कर दिया। हाँ, ये एक डेलिब्रेट थॉट आउट कोशिश है हमारे जस्टिस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और मॉडर्न बनाने की। मिसचीफ के केसेस में ग्रेडेड पेनल्टीज लाना ये दिखाता है कि लॉ अब अंधा नहीं है, वो वैल्यू, यूटिलिटी और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को क्लियरली वे कर रहा है। और ट्रेसपास के नए डेफिनेशंस ये इंश्योर करते हैं कि पोजेशन की सैंक्टिटी और इंसान के पीसफुल एनवायरनमेंट को टेक्निकल ओनरशिप डिस्प्यूट से ऊपर रखा जाए। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। आज हमने पुराने लॉज और नई संहिता दोनों के जिन सोर्सेस को डीपली एनालाइज किया, उन सब का आधार एक फिजिकल दुनिया है। हाँ, दीवार भांदना, ताला तोड़ना, बर्फ पिघलाना, ये सब फिजिकल चीजें हैं। पर आज सोसाइटी एक अलग ही स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो रही है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। आने वाले वक्त में लोगों के अपने डिजिटल प्राइवेट स्पेसेस होंगे। लोग वर्चुअल लैंड खरीद रहे हैं, वर्चुअल घर बना रहे हैं, जहां उनके डिजिटल अवतार्स अपनी लाइव्स जीते हैं। राइट। अब कल को अगर कोई रोग हैकर
बिना किसी परमिशन के साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके किसी इंसान के वीआर मेटावर्स स्पेस में एंटर कर जाए। ओह वाओ! वो डिजिटल अवतार उसके वर्चुअल ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर उसे हैरास करने लगें और उसकी डिजिटल एग्जिस्टेंस में आतंक मचा दें। तो इस प्योरली नॉन फिजिकल इंट्रूजन को लॉ क्या कहेगा? ये तो सच में माइंड बेंडिंग है। क्या इस डिजिटल अवतार की इलीगल एंट्री को हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा? यही तो, एक ईंट पत्थर की दीवार फांदना क्राइम है, पर किसी फायरवॉल को तोड़कर एक 3D वर्चुअल लिविंग रूम में ट्रेसपास करना कितना बड़ा क्राइम होगा। जब लॉ फिजिकल प्रॉपर्टीज को इतनी अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो इंसान की पीस ऑफ माइंड को सेफगार्ड करता है, तो आने वाले दशकों में यही लॉजिक वर्चुअल एसेट्स और डिजिटल पीस ऑफ माइंड पर कैसे अप्लाई होगा? ये एक ऐसी नई फ्रंटियर है। ऐसे डिजिटल मर्की वाटर्स हैं जहां पुरानी आईपीसी या नई बीएनएस को आगे चलकर अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो फ्यूचर के जूरिस्ट्स, टेक लॉयर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स सबको सोचने पर मजबूर करेगा। तो जब तक लॉ वर्चुअल डोर्स और डिजिटल लॉक्स को ठीक से डिफाइन नहीं कर लेता, आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए तैयार रहिए। पुराने कानूनों की बारीकियां और नए चेंजेस हमारे आसपास की सोसाइटी का आईना है। फिजिकल लॉक्स को बंद रखिए, पासवर्ड्स को स्ट्रांग बनाइए और नए कानून की गहराई में उतरते रहिए। इस एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।